दोस्तों नमस्कार आदाब। हमारे YouTube चैनल कानून का चिराग पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताते रहें कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो आजकल ये प्रचलन में है कि जब महिलाएं घर से जाती हैं तो भरण पोषण भत्ता का केस अवश्य करती हैं, 498 का भी करती हैं। कुछ महिलाएं उनमें से पीड़ित होती हैं और कुछ दूसरे लोगों के बहकावे में चढ़ाई में आकर फाल्स एलिगेशन लगाकर अपने पति पर मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस दायर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, फाल्स एलिगेशन लगाने पर जो केस लगता है उससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस के केस में ये देखने में आया कि आजकल झूठे आरोप लगाकर पत्नियां पति पर केस कर देती हैं और बहुत सारी बातों को छुपाकर 125 मेंटेनेंस केस में आ जाती हैं। जैसे कोई लड़का जॉब नहीं करता है, वो लिखवा देती हैं जॉब करता है। लड़के की इनकम को बढ़ाकर लिखवा देती हैं, लड़के की ज़मीन को बढ़ाकर लिखवा देती हैं। बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन करती हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखने में आया है कि जब पत्नियों को स्वयं भी पति के साथ नहीं रहना होता, फिर भी पत्नियां क्या करती हैं कि फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं कि पति हमें परेशान करता है, दुखी रखता है। तो दोस्तों, अब इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं कि जो सच है उसके साथ कानून खड़ा है, हमेशा खड़ा है। बस कानून का इस्तेमाल करने का तरीका हमको आपको सीखना होगा और आपको जागरूक होना होगा। कानून के प्रति जिम्मेदार भी बने और कानून का पालन करते रहें। 125 सीआरपीसी है क्या? सबसे पहले हम इस बात को समझें। 125 सीआरपीसी है, परिवार के सदस्य के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया पर होती है और जिस मुखिया पर पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है, परिवार के सदस्य 125 के तहत उस पर केस दायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन केस दायर कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे परिवार के मुखिया पर केस दायर कर सकते हैं। 60 साल से अधिक के बुजुर्ग अपने सबॉर्डिनेट मुखिया पर केस दायर कर सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया और हम बूढ़े हो गए, कमा नहीं पा रहे हैं, हमें खर्चा नहीं दे रहा। तो ऐसे करके वो लोग भी आप पे 125 के तहत केस कर सकते हैं। और पत्नी किसी भी उम्र की हो, भाई आप पर 125 सीआरपीसी का केस हमेशा करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। कभी भी वो आप पर केस करके अपना गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। परंतु कुछ कंडीशन परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें वो गुजारा भत्ता आपसे प्राप्त नहीं कर सकती। उन कंडीशंस का हमें सहारा लेना होगा और ये देखना होगा कि हमारी पत्नी ने जब हम पर जो बात पत्र लाई है उसमें कौन कौन से हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। उन आरोपों को समझना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे ये न्यायालय से किन किन बातों को छुपाकर न्यायालय के सामने आई हैं और जिन बातों को छुपाया है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलता है जिस पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। बस हमको उसी पॉइंट को ढूंढना है और उसी पॉइंट को लेके हमें धारा 340 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन उसी मुकदमे में फाइल करना है। धारा 340 सीआरपीसी का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में झूठा शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब आप उस शपथ पत्र के झूठ होने का साक्ष्य न्यायालय को दे तो आपकी 340 सीआरपीसी अलाउ होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और उसके विरुद्ध जब कानूनी कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका 125 का जो सीआरपीसी का केस होगा वो भी डिस्पोज हो जाएगा और आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। तो इसमें सीआरपीसी 340 का भी सहारा लेना है तथा हमको उन कंडीशनों को भी देखना है कि जब हमें सीआरपीसी 340 के अलावा ऐसी कौन सी कंडीशन परिस्थितियां हैं जो माननीय न्यायालय को बताएं और बताने के बाद हमको 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस ना देने में कुछ मदद कर सके। सबसे पहला है कि यदि हमारी पत्नी हमसे अपनी इच्छा से अलग रह रही है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं, ना हम मारते हैं, ना पीटते हैं, ना घरेलू हिंसा करते हैं, तब भी हमारी पत्नी अगर हमसे अलग रह रही है तो हमें सीआरपीसी 125 के तहत
उसको गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। बस माननीय न्यायालय के सामने हमको इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये महिला जो हमारे विरुद्ध, हमारी पत्नी जो हमारे विरुद्ध वाद लाई है, उस वाद में वह हमारे साथ अपनी इच्छा से नहीं रह रही, ना ही हम उसे परेशान करते हैं, ना दुखी करते हैं, हर तरीके से उसका साथ देते हैं, लाड़ प्यार दुलार से रखते हैं। परंतु ये महिला जो हमारे विरुद्ध वाद लाई है वो अपनी इच्छा से स्वयं अलग रह रही हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। जब कारण नहीं तो भाई तुम्हें गुजारा भत्ता तो मिलने से रहा नहीं। और दूसरी बात है, हमें ये भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखना है कि ये अलग रह के गुजारा भत्ता मांग रही हैं, जबकि अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं कर रही, और हम इन्हें बुलाकर अपने पास रखना चाहते हैं। सारे खर्चे उठाएंगे, इन्हें ऐशो आराम कराएंगे, मॉल घुमाएंगे, जगह जगह घुमाएंगे और बड़े लाड़ प्यार दुलार के साथ रखेंगे, परंतु ये खुद नहीं रहना चाहती। मेरा सीधा सा मतलब है कि हमको एक मुकदमा उसके विरुद्ध RCR का भी डालना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये आती है, यदि बाई चांस आप किसी ऐसे मर्ज से ग्रसित हो जाते हैं जिससे आपका पालन पोषण ही करना अत्यंत दूभर है, जैसे मान लो आज आप अपंग हो गए, एक्सीडेंट में आपकी टांगें चली गई, हाथ चले गए, पैर चले गए, आँख नाक कान कुछ भी जा सकता है, भाई वक्त का कुछ पता नहीं, वक्त बड़ा बलवान होता है। यदि आप अपंग हो गए और आपकी पत्नी आप पर गुजारा भत्ता भरण पोषण का 125 CRPC मेंटेनेंस का केस करती है, तब आप अपने वो सारे साक्ष्य न्यायालय को दें कि हम कमाने की स्थिति में नहीं हैं, हम खुद दूसरों से पैसे ले लेकर गुजारा भत्ता चला रहे हैं जैसे तैसे भी, तब आपको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात है, आपकी पत्नी यदि ये चौथा बिंदु है कि यदि आपकी पत्नी पूर्ण रूप से कमाने में सक्षम है और अपना गुजारा भत्ता करने में सक्षम है, तब भी आपको उसके लिए गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। मान लो वो कहीं सरकारी नौकरी में है या किसी अच्छी प्राइवेट नौकरी में है, तो आपको 125 CRPC में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जब वह खुद कमाती है तो जाहिर सी बात है खर्चा करने में सक्षम है, और जब खर्चा कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी सही अच्छे से चलती रहेगी, तब आपको कोई भी गुजारा भत्ता मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और सबसे मेन महत्वपूर्ण बात यह है, जो आजकल दौर चल रहा है उसमें क्या होता है, महिलाओं के संबंध मान लो किसी दूसरे पुरुष से हो गए, ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बन जाती हैं। सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, ना सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। फिर भी यदि आप ये न्यायालय के सामने ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारी अमुक पत्नी का संबंध किसी अन्य पुरुष से भी है, बहरहाल ये बात कागज़ों पर साक्ष्यों पर मजबूती से आ जाए, जो अदालत आप साक्ष्य दें उन साक्ष्यों को मान ले, तब आपको CRPC 125 में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा वायदा है। और वायदे के साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को फैलाएं। जब बात फैलाएंगे तो हमारे चैनल के लिंक को शेयर भी करें। कानून का चिराग ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।